हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल ब्रेनफुल स्टडी पर। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको ये पता लग गया होगा कि इस लेक्चर में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पे, जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सर सारी क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास थ्योरेटिकल होंगी। यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चन शॉर्ट्स के लिए हुए हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद के सारे क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल करेगा कि आपका अगर एग्जामिनेशन आ चुका है तो ये बिल्कुल जरूर देखकर मेक इंश्योर कि आप ये लेक्चर देख कर जाए, आपके एग्जामिनेशन में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए दिखेंगे। ठीक है, हमने हर क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर दे दिया है कि ये कितने सालों के लिए आया हुआ है, कितने सालों से लगातार रिपीट हो रहा है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड आप देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो हर साल यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास हर साल पूछा हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन वो है जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, और आपकी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप यहाँ देख सकते हैं। 8 के बाद हमने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिए हुए हैं, तो ये काफी हेल्पफुल है। आप इसको जरूर देख कर जाइएगा और इंश्योर कीजिए कि सबसे पहले आप पेशेंस बनाकर हर एक चीज को देखेंगे, समझेंगे, और कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है हम ये चीज को भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को प्यार से देखिएगा। और एक और चीज मैं यहाँ से आपको ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके 3 साल की जो जर्नी होने वाली है उसमें हमने अपने चैनल पर खूबसूरत कंटेंट लाने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, और आपके रैंक को इंप्रूव करने वाले वीडियो लाने वाले हैं। तो ये सब आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी बदमाशी के हम लोग यहाँ से अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जितना पावरफुल होगा आपको सपोर्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, बिना प्रमोशन बिना किसी बदमाशी की हम लोग यहाँ से कंटेंट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अरे भैया, ये हमारे पहले ही बोर्ड हैंग करने लगा क्या? नहीं, पहला क्वेश्चन हमको यहां से देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स क्या होगा? ट्रू नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 2000, 2001, 2002, 2003, 21, 22, 23, 24 और ये 25 में भी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रूफ जरूर देखेंगे। किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिख कर आना है, दुनिया का कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हम बताएंगे, ब्रेनफुल स्टडी की टीम आपको बता रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्रूफ क्या करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसे बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अगर डिफिनेशन आप जानते होंगे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन लिखते ही आपको फील आ जाएगा कि सर हम इसे बाउंडेड किस प्रकार से लिखेंगे। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। आइए इसकी प्रूफ को देखने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव this theorem let a sequence an एक हम सीक्वेंस ले रहे हैं, इज कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, टू एल, यानी कि एक सीक्वेंस हमने लिया जो कि कन्वर्ज कर रहा है कहाँ? एल पे। एक हमने सीक्वेंस एन लिया जो कि कन्वर्ज कर रहा है एल पे। देन हम कैसे क्या कहेंगे? देन बाय definition of convergent sequence, डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास किस प्रकार से होता है कि सर हम कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ एन माइनस एल होगा, इसका मोड होगा वो लेस देन इप्सिलॉन हो रहा होगा। हम लोग पेन की साइज को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कब क्यों होता है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम के लिए ये चीजें हो रही होती है। हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं, सर मॉडुलस हटाकर लिखना चाहेंगे तो ये बात होती है माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एन माइनस एल ग्रेटर देन पॉजिटिव एप्सिलॉन। ठीक है, इस बात को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पर माइनस एल है ना, तो हम लोग दोनों साइड में प्लस कर सकते हैं। लेस देन ए एन लेस देन
एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि इस टर्म से हमने यहाँ तक लिखा और इस टर्म से हम लोग कुछ इस प्रकार से लेकर बातें आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर प्लस में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए है और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए हो रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस हो रही है वो किसी टर्म से किसी टर्म से बड़ी है और किसी टर्म से छोटी है। तो आपको यहीं पर फील हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड हो रहा है, यानी कि सीक्वेंस यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की बात हो रही है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हम लोग कहेंगे लेट m इक्वल मिनिमम of a1 a2 a3 डॉट a डॉट l माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। हमने क्या लिया कि एक an सीक्वेंस जो है अपना, उसका हमने मिनिमम ले रहे हैं। कहां से कहां तक सर? m हमारे पास मिनिमम है किसका? a1 a2 a3 a और अप टू l माइनस एप्सिलॉन, यानी कि हमारे पास an सीक्वेंस जो है वो देख सकते हैं आप, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे? दिस टर्म से, इस वाले टर्म से हमारे पास an सीक्वेंस बड़ा है। तो इस टर्म में आप देख सकते हैं क्या कि हम लोग अगर मिनिमम लेंगे तो उसका मिनिमम हमारे पास l माइनस एप्सिलॉन आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग लेंगे मैक्सिमम, यानी कि अगर हम लोग मैक्सिमम ले, मैक्सिमम ऑफ ये पूरा सीक्वेंस an a1 a2 a3 अप टू, तो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा? l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब आप बात को समझेंगे, हमारी जो सीक्वेंस है वो इस टर्म और इस टर्म के बीच में है। तो हम लोग मिनिमम लेंगे क्या कि हमारी जो सीक्वेंस होगी वो इस टर्म, मतलब मिनिमम हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको पता हो। लोअर बाउंड क्या होता है कि उस सीक्वेंस में इस टर्म से छोटी कोई टर्म ना हो, ठीक है, उसे हम लोअर बाउंड कहते हैं। तो मिनिमम हम लोग ले रहे हैं, यानी कि ये टर्म हमें सबसे छोटी दिखा रहा है और इस टर्म को हमें सबसे बड़ी दिखा देना है। तो मिनिमम दिखा रहा है और मैक्सिमम दिखा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चीज दिखा दी। यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाई हुआ? यहाँ से हमारे पास इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस हुई वह स्मॉल m और कैपिटल M के बीच की हो गई, ठीक है। यानी कि इस वाले टर्म को हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। यहां से ये टर्म क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज an इज बाउंडेड, ठीक है। यहां से हमारे पास इंप्लाई हो गया कि हमारे पास जो टर्म an होता है वो क्या होता है सर? वो हमारे पास बाउंडेड होता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं अंडरलाइन। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया? हमारे पास जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो बाउंडेड होंगे। बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है सर? बाउंडेड होने का मतलब होता है जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको पता हो। तो सर लोअर बाउंड इसका स्मॉल m, अपर बाउंड हमारे पास यहाँ पर कैपिटल M बनकर आ गया। तो यह टर्म प्रूफ होगा। अब दूसरी पार्ट हमसे क्या करा है कि बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो कन्वर्स इसका नेसेसरली ट्रू नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एक पेज लेकर, एक एग्जांपल लेकर हम इसे शो कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कन्वर्सली अगर हम बात करें, कन्वर्सली उत्तरी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसे डिलीट करते हैं और पेन की साइज को हम लोग लेते हैं। कन्वर्सली के केस में हम लोग कहेंगे क्या? कन्वर्सली an हम एक ऐसा सीक्वेंस लेकर चलते हैं जो कि हमारे पास -1 टू द पावर n है, ठीक है। यह हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा सर? यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करते रहिए। तो पहला टर्म हमारे पास 1 पुट करेंगे तो -1, और फिर दूसरा टर्म हमारे पास होगा +1, तीसरा टर्म -1, तीसरा टर्म हमारे पास होगा -1, और इसी प्रकार से +1 -1, और इसी प्रकार से ये चीजें आगे प्रोसीड होते हुए चली जाएंगी, ठीक है। इसको अगर आप कहना चाहें तो इसका रेंज आप लोग लिखेंगे -1 से +1, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या कि हमारी जो पूरी सीक्वेंस हो रही है उसमें सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? हमें -1 मिल रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? हमें वो +1 मिल रही है। यानी कि +1 हमारे पास क्या हो जा रहा है सर? अपर बाउंड हो जा रहा है, अपर बाउंड हो जा रहा है, और -1 हमारे पास क्या हो जा रहा है सर? तो -1 हमारे पास लोअर बाउंड हो जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस हमने लिया था -1 टू द पावर n, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो हमें मिल रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं हो रहा है सर? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो लिमिट होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर -1 टू द पावर n, ये हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस टर्म पर हम इनफाइनाइट लिमिट लगा देते हैं तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा? ये इंप्लाई करेगा हमारे पास क्या होगा कि an हमारे पास क्या है? इज नॉट कन्वर्जेंट, GENT, बट
ये एन हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो हमने कन्वर्सली भी दिखा दिया, यानी कि हमने दोनों क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो कितना आसान था, आई थिंक आपको डिफिनेशन लिखते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि लेकिन जो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होंगे वो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो। इस केस को हमने यहाँ पर दिखाया कि भैया हमने एक सीक्वेंस ले लिया -1 टू द पावर n, ये बाउंडेड है क्योंकि इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको मिल रहा है, लेकिन इस पर जब आप लिमिट लगा देते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं होता है, जिसे हम लोग कहेंगे क्या कि एन हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, और हेंस प्रूफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यानी कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के एक क्वेश्चन को यहाँ पर डन कर दिया। आइए मूव करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपके पास 2002, 2012, 2017 और 2021, 2024, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर लगभग ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट मोनोटोनिक की बात यहाँ पर कही गई है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो, यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, वो कन्वर्जेंट होता है। कब कन्वर्जेंट होता है, इफ एंड ओनली बाउंडेड। इफ एंड ओनली वाले केस में हमको सबसे पहले क्या कर लेके चलना पड़ता है, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट है, और दिखाएंगे क्या कि यह बाउंडेड हो रहा है। और फिर दूसरी पार्ट में हम क्या लेकर चलेंगे कि एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो लेकर चलेंगे, और दिखा देंगे क्या हमारे पास चीजें कन्वर्जेंट हो रही है। यानी कि इफ एंड ओनली इफ के केस में हम लोग इस प्रकार से प्रूव करते हैं कि पहले पार्ट जो ऊपर गिवन है इसको हम लोग मान लेंगे, फिर हम लोग जो नीचे गिवन है इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरे कन्वर्सली पार्ट में हम लोग बाउंडेड बिलो मान लेंगे और इसे कन्वर्जेंट दिखाना होगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद चीजें और ज्यादा हमारे पास क्लियर होंगी। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या मानकर चलेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द मोनोटोनिक डिक्रीज, मोनोटोनिक की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग let an be the monotonic, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, let the monotonic decreasing sequence an is converges टू एल, यानी कि हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन मान लिया है जो कि कन्वर्ज कर रहा है एल पर, यानी कि हमने ऊपर वाली कंडीशन ले लिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हमने ऊपर वाले, अब हमें दिखाना है कि ये बाउंडेड होगा, ठीक है। तो लेट द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेस टू एल, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर अगर कन्वर्जेंट हो रहा है, देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर फॉर गिवन GIVEN given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m belongs to integer such that कि हमारे पास an माइनस यल जो होगा वह लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल। ये हम जो सिंपल डिफिनेशन होती है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमने क्या लिखा कि अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्ज कर रहा है l पर, तो उसका वैल्यू क्या होता है कि देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट कि मॉडुलस ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m, ठीक है। यही हमारे पास पहला कंडीशन बन जाएगा, पहला इक्वेशन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। अब इसको इसके आगे सॉल्व करना है, तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का कंडीशन बने तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सर यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन लगाएं, लेस देन यहाँ पर लिखेंगे an माइनस यल लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन, या फिर आपको इस प्रकार से कह सकते हैं। और इसी टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यल माइनस एप्सिलॉन लेस देन, यहाँ पर an होगा और यल लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस यल, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या कि हमारे पास एक an सीक्वेंस है जो कि इस टर्म और इस टर्म के बीच में आ रहा है, और हम लोग इसके बाद वाली प्रोसीजर, अच्छा यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। और हमें क्या दिखाना, हमें दिखाना बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो मतलब क्या होता है कि उस सीक्वेंस में उस छोटी वैल्यू के
बाउंडेड बिलो उससे छोटी कोई वैल्यू ना मिले। लगभग यही सेंस होता है हमारे पास बाउंडेड बिलो का, कि वह सबसे छोटी वैल्यू होती है उस सीक्वेंस की, उससे छोटी वैल्यू हमें उस सीक्वेंस में एटलीस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होता है। अब जब हमारे पास ये कंडीशन आ गया, हमें दिखाना है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो के लिए हमने मिनिमम लेना होता है, तो हम लोग लेट करेंगे क्या, लेट एच इक्वल मिनिमम ऑफ A1 A2 A3 अप टू L माइनस एप्सिला। हम लोग L माइनस एप्सिला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो AN सीक्वेंस है वो इस टर्म से बड़ी है। ठीक है, इस टर्म से हमारे पास बड़ी है, तो जो AN सीक्वेंस होगी n ग्रेटर देन m के लिए, यानी कि कुछ टर्म छोड़कर हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी, यानी कि n ग्रेटर देन m, m से बड़े n ग्रेटर देन m, यानी कि कुछ टर्म को छोड़कर हमारे पास वो पूरी सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए हैं कि h हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू होगी। किसकी मिनिमम होगी सर, तो A1 A2 A3 अप टू L माइनस एप्सिला, यानी कि an हमारे पास क्या होगा, मिनिमम हमारे पास h जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद ज्यादा आपको समझ में आएगी। यहाँ से हम लोग ये इंप्लाई हो जाता है कि h हमारे पास क्या होगा, वो लेस देन इक्वल हो जाएगा an का, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m, या फिर आप फॉर ऑल n कह सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाई हुआ कि सीक्वेंस हमारे पास क्या निकल कर आया, इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं। ये छोटा है लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। हमारे पास ये यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिफिनेशन है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि an जो हमारे पास सीक्वेंस है वह क्या है, वह बड़ी है किससे, L माइनस एप्सिला से। तो यहाँ पर अगर हम लोग L माइनस एप्सिला, हमने क्या लिया कि हमारे A1 A2 A3 AL और L माइनस एप्सिला का मिनिमम जो ले लेंगे वो उससे बड़ी ही होगी हमारे पास, यानी कि इससे छोटी जितनी भी वैल्यू है an हमारे पास इन सब की मिनिमम से तो बड़ा ही होगा, L माइनस एप्सिला से बड़ा ही है an हमारे पास। लेकिन इससे भी छोटी अगर हम लोग कोई वैल्यू ले, L माइनस एप्सिला से भी छोटी हम कोई वैल्यू ले लेंगे, तो हो सकता है कि हमारे पास an जो होगा, हो नहीं सकता ये हमेशा ऐसा होगा कि उस h से हमेशा an सीक्वेंस हमारे पास बड़ा होगा। और an सीक्वेंस अगर कोई इस कंडीशन को फॉलो करता है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसका बाउंडेड बिलो हमें मिल चुका है, लोअर बाउंड मिल चुका है, लोअर बाउंड हमें इसका h मिल चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होता हुआ यहाँ पर दिख गया। अब हमें दूसरी कन्वर्सली क्या दिखाना है, कन्वर्सली हम लोग लेंगे क्या कि हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और उसे हम लोग दिखा देंगे कि हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट बनकर आ रहा है। तो आइए कन्वर्स पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। तो आइए कन्वर्सली पार्ट को भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और कन्वर्स पार्ट को यहाँ पर प्रूव करते हैं। ठीक है, कन्वर्सली लिखेंगे हम लोग, कन्वर्सली हम क्या अब लेट करके चलेंगे, हम लेट करके चलेंगे यहाँ पर क्या हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो, और दिखाएंगे क्या कि वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कन्वर्सली हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे, अज्यूम दैट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, हमने एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ले लिया, एंड हम लोग यहां पर L लेंगे, एंड L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कंसेप्ट क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए एक बार। अगर हम बात करते हैं 2 और 5, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास अगर कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो हमारे पास लोअर बाउंड क्या होगा सर, तो लोअर बाउंड हमारे पास हो जाएगा लोअर बाउंड, यानी कि जिससे बड़ा उसके अंदर कोई सीक्वेंस ना मिल जाए। तो 2 भी हमारे पास लोअर बाउंड भी हो जाएगा, 1 भी हमारे पास लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में हमारे पास 1 से बड़ा सारे सीक्वेंस हो गए। 0 भी इसका बाउंडेड सीक्वेंस हो सकता है, -1 -2 भी इसका लोअर बाउंड हो सकता है, -3 भी हो सकता है, और अप टू यहाँ पर -इनफाइनाइट भी इसका लोअर बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका लोअर बाउंड इतना हो गया, और इसका अपर बाउंड हम लोग बताना होगा, तो अपर बाउंड सर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि इस
सीक्वेंस में 2 और 5 के बीच में हर एक वैल्यू जो होगी वो 5 से छोटी होगी, इसलिए हमारे पास अपर बाउंड हो गया 6, 7, 8 और यहाँ पर इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, यानी कि जो भी लोअर बाउंड है उसमें सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा सर हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास स्मॉलेस्ट GLB हो गया और लोएस्ट लोअर पॉइंट जो होगा वो हमारे पास इस प्रकार से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर 2 और 5 के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या होगा, तो सर हमारे पास ये 2 निकल कर चलाएगा, ठीक है। इतनी बातों को आई थिंक आपने यहाँ पर समझा और इस चीज को हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब आइए कंसेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि हमने एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस an ले लिया जो कि बाउंडेड बिलो है और यल हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m इंटीजर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि हमारे पास क्या हो रहा होगा कि am हमारे पास क्या हो रहा होगा, वो बड़ा हो रहा होगा l प्लस एप्सिलॉन। इस बात को आप लोग एक बार समझेंगे। अगर हमने कहा है कि सर 2 और 5 का GLB हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने कहा है कि GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 2 है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 2 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि यल हमारे पास 2 है और यहाँ पर एक सीक्वेंस हमारे पास 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सीक्वेंस है। तो अगर हमारे पास GLB 2 है और इस 2 में अगर हम लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं, यानी कि L में हम कुछ भी एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 से वो बड़ा हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, 2.001 भी कह सकते हैं। अगर हमने कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो यहाँ पर हमें एक टर्म ऐसा मिल जाएगा जो कि हमारे पास इस L प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। बात अब आपको नहीं क्लियर होगा। मान लीजिए 2, 3, 4, 5 हो गया, इस प्रकार से हमारे पास सीक्वेंस है। हमने 2 को क्या बताया, 2 को हमने यल बताया और यह बताया कि GLB हमारे पास ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इससे छोटा हमारे पास कोई भी इस सीक्वेंस में टर्म नहीं है। लेकिन जब हम लोग यल में यानी कि यल प्लस एप्सिलॉन करते हैं, यानी कि हम लोग यल प्लस मान लेते हैं 1 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2 + 1 यानी कि 3 निकल कर आ गया, ठीक है। 3 निकल कर आ गया। अब देखिएगा तो यह 3 इस सीक्वेंस में कहाँ है, तो इस सीक्वेंस में हमें एक ऐसा टर्म मिल जाएगा, यानी कि A1 हमने इस टर्म मिला है, ये A1 है, ये A2, A3, A4 है। A1 एक ऐसा सीक्वेंस मिला है हमें, एक ऐसा टर्म मिला है जो कि लेस देन हो गया है किससे, तो L प्लस 1 से, या फिर इसी कहें तो L प्लस एप्सिलॉन से। यानी कि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड कर देंगे, कोई एक छोटी नंबर ऐड कर देंगे, तो उस केस पे हमें एक ऐसा टर्म AM जरूर मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि AM लेस देन हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। इसी बात को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो आई थिंक आप बस इतना ही कंसेप्ट था। आपको हो सकता है पहली बार आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैंने समझाने का पूरा प्रयास यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए AM लेस देन हमारे पास क्या निकल कर आए, L प्लस 1, इसे हम लोग दे देते हैं सर इक्वेशन 1 हमारे पास हो गया है। सिंस द अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज में सिंस the sequence is monotonic decreasing, since the sequence is monotonic decreasing होता है, इसका सेंस हमारे पास क्या निकल कर आता है कि सर an जो होगा वो लेस देन इक्वल हमारे पास am होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m, ठीक है। यानी कि उसका आगे वाला जो टर्म हो रहा होगा वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी कि AM टर्म हमारे पास AN टर्म से छोटा हो रहा होगा, ठीक है। यही बात हम लोग समझते हैं। यानी कि हमारे पास डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग के केस में A1 जो होता है वो बड़ा होता है A2 से और ये बड़ा होता है A3 से। तो इस केस में हमारे पास A2 क्या हो रहा है, सॉरी A1 हमारे पास बड़ा है A2 से, यानी कि A2 हमारे पास A1 से छोटा है, A3 हमारे पास सर A4 से छोटा है और इस प्रकार से केस हमारे पास बनता हुआ चला जाता है, ठीक है। हर आगे वाला टर्म हमारे पास छोटा होता हुआ चला जा रहा है। यानी कि हम लोग अगर A3 की बात करें तो A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास सर तीसरा टर्म है और A2 हमारे पास दूसरा टर्म है। तो A3 हमेशा क्या होगा, A2 से छोटा होगा। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि n अगर बड़ा है, यानी कि तीसरा टर्म बड़ा है, n अगर बड़ा है तो हमारे पास m छोटा, सॉरी हाँ, इसे इस प्रकार से समझिए, अगर n हमने 6वां लिया, 6 लिया, या फिर आप कहें तो 4 लिया, तो चौथा टर्म और m हमने तीसरा टर्म लिया, तो चौथा टर्म बड़ा है और तीसरा टर्म छोटा है, ठीक है। और चौथा और तीसरा टर्म यानी कि इसको हमने क्या लिया 4 और इसको हमने ले लिया सर 3, ठीक है।
चौथा टर्म और तीसरा टर्म, ठीक है। तो जो चौथा टर्म होगा यानी कि an होगा, a4 होगा हमारे पास, वो लेस देन होना चाहिए किससे, a3 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a4 हमारे पास किससे है, छोटा है किससे सर, a3 से, यानी कि ये केस हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का है। बस इतना ही कंसेप्ट यहाँ पर था, आप डिफिनेशन से समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया, दिखा दिया। इसे हमने दे देंगे कि सर ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनकर आ गया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम ये क्या कह सकते हैं, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखकर आप जब चले तो am जो है वो लेस देन यल प्लस इप्सिला है, a1 हमारे पास लेस देन इप्सिला, और यहाँ पर an हमारे पास लेस देन हमारे पास इक्वल यम हो रहा है। यानी कि इस टर्म से हम ये टर्म लिख सकते हैं क्या कि an जो हमारे पास होगा वह लेस देन होगा यल प्लस एप्सिला का, ठीक है। an हमारे पास क्या होगा, यहां से और यहां से देखिए, तो an को हम लोग क्या लेस देन एप्सिला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से इसे आप लोग दे दें सर, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनकर आ जा रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के केस में, ठीक है। हमने इसे इक्वेशन 3 दे दिया। अब हम जानते हैं क्या कि सिंस हमारे पास, सिंस यल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, यल हमारे पास क्या है सर, यल हमारे पास GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए हम लोग क्या देयरफॉर हम लोग ये बात कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो an होगा वो ग्रेटर देन इक्वल हो रहा होगा यल के, यानी कि जो an सीक्वेंस होगा वो पूरा यल से बड़ा होगा। उस सीक्वेंस में हमारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का यही तो डिफरेंशियल होता है, उस सीक्वेंस में हमारे पास यल से बड़ा या फिर यल के इक्वल सीक्वेंस हो रहा होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, फॉर ऑल n, सभी n के लिए हमारे पास इस प्रकार से टर्म बनकर आ रहा होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि an जो सीक्वेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल यल होगा, और ग्रेटर देन इक्वल या फिर आप कहें तो यल माइनस एप्सिला, ठीक है। हमने क्या किया कि an हमारे पास क्या होगा सर, बड़ा होगा, इक्वल होगा यल, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डिफरेंशियल होता है। लेकिन अगर यल से हम घटा दें, कुछ यल से छोटा ले लें, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से ये फॉर ऑल n हमारे पास टर्म बनकर आ रहा होगा। और इसी टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे कि सर हमारे पास जो an होगा वो लेस देन यल माइनस एप्सिला हो रहा होगा फॉर ऑल n। आप इसी टर्म को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सर हमारे पास जो an है वो लेस देन l माइनस एप्सिला है फॉर ऑल n, an हमारे पास लेस देन एप्सिला हो रहा है, ठीक है। इस टर्म को थोड़ा सा रिमूव करके लिख लें, क्योंकि हमें छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी हुई है। ओ माय गॉड, ओ हाँ, अरे भैया हट जा हट जा हट जा। हाँ, इस टर्म को हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि ये जो टर्म है, हाँ, दिस इंप्लाइज कि हमारे पास इस टर्म को ऐसे लिखेंगे यल माइनस एप्सिला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m, हम लोग यहाँ पर बात लिख सकते हैं। इसे भी आप चाहे तो इक्वेशन 4 दे सकते हैं। अब आइए इधर, अब पेन की कलर को हम लोग करते हैं थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर अब बातें रखते हैं फ्रॉम 4। अब आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि an जो सीक्वेंस है वो लेस देन किससे है, यल प्लस एप्सिला से। और an जो सीक्वेंस यहाँ पर इक्वेशन 4 से आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है कि an जो सीक्वेंस है वो बड़ा है किससे, तो सर यल माइनस एप्सिला से। और ये क्या इंप्लाई हमारे पास कर सकता है, ये हमारे पास इंप्लाई क्या करेगा, अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर कि हमारे पास an जो सीक्वेंस होगा वो लेस देन यल प्लस एप्सिला है, और यहाँ पर लेस देन हमारे पास यल माइनस एप्सिला है। इस टर्म को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं मॉडुलस वाले कंसेप्ट के रूप में, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर कि an माइनस यल जो होगा, इसका मॉड जो होगा वो लेस देन हमारे पास एप्सिला आ रहा होगा, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m लिखना बिल्कुल ना भूलें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m लिखना बिल्कुल भी आप यहाँ से ना भूलें, ठीक है। तो काफी छोटा सा ये डिफिनेशन था, आपको समझ में आ गया। आपने क्या देखा, आपने इस केस में आपने देखा कि अगर हमने बाउंडेड का केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बाउंडेड मानकर चल रहे हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जा रहा है, उस केस में हमारे पास ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ जा रहा है। दिस इंप्लाइज हमारे पास ये क्या निकल कर आया, दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट
सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें मिला, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आपने ये देखा, काफी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, हर साल पूछा जा रहा है। तो आपको क्या दिखाना है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड बिलो, ठीक है, कि कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वह बाउंडेड, वह कन्वर्जेंट तभी होता है जब हमारे पास बाउंडेड बिलो होता है। तो इसको दो पार्ट में हमें, इफ एंड ओनली केस होता है तो वहां पर फॉरवर्ड और कन्वर्स पार्ट में हम लोग प्रूव करते हैं। फॉरवर्ड पार्ट में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसे बाउंडेड दिखाना होगा, ठीक है। तो हमने बाउंडेड दिखाने के लिए केस में किया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को लिया और कन्वर्जेंट टू यल है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो कन्वर्जेंट टू यल होने का मतलब क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n m सच दैट कि an माइनस यल लेस देन हो जाता है एप्सिलॉन का फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दिया और इसको तोड़कर हमने जब इस प्रकार से लिखा तो यहां से हमें ये बात दिख रहा है कि हमें क्या दिखाना, बाउंडेड बिलो। यहां से आप देख सकते हैं हमें इस टर्म को बाउंडेड बिलो दिखाना है। बाउंडेड बिलो दिखाने के लिए हमें एक बाउंडेड बिलो दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि एक सीक्वेंस उस पूरे टर्म से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेट एच हमने ले लिया जो कि मिनिमम हो गया किसका, a1 a2 a3 अप टू एल माइनस एप्सिलॉन का, और फिर हम कह देंगे कि एच हमारे पास लेस देन इक्वल हमारे पास हो जाएगा an का, और इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे कि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। अब कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें l है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब क्या होता है कि लोअर बाउंड जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा, ठीक है, तो वो हमारे पास यल है। फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि थोड़े से छोटे से पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट एम इंटीजर सच दैट बिलोंग्स टू n सच दैट कि एम हमें एक ऐसा टर्म मिल जाएगा जो कि छोटा होगा यल प्लस एप्सिलॉन का। इसका कंडीशन हमने यहाँ पर समझाया हुआ था, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एन हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास पांचवा टर्म जो होगा वो चौथे टर्म से क्या होगा, वो बड़ा होगा। उसको हमने इस प्रकार से दिखाया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि एन हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और सिंस यल जीएलबी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हम लोग इंप्लाई होगा कि एन का पूरा सीक्वेंस बड़ा होगा उस टर्म यल से। और अगर हमने इसको इस प्रकार से लिखा हुआ तो इसको प्लस माइनस से हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर यल से हम कुछ घटा लें, यानी कि यल और छोटा कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि जीएलबी क्या होता है, जीएलबी अगर हमने कहें 2 और 5 के बीच का, ठीक है, 2 3 4 5, और हमने कह दिया कि हमारे ये 5 हो गया, ये इसे आप लोग 6 कर लें। तो जीएलबी अगर हमने कह दिया सर 2 है, तो 2 में से अगर कुछ घटा लेंगे, 2 में से कुछ घटा लेते हैं, मान लें कि हम लोग 0.1 घटाते हैं, तो भाई चल ले, ओ चल जा लाला, चल चलिए। तो चल नहीं रहा क्या, अपना बोर्ड नहीं काम कर रहा, बोर्ड काम कर दिया, बोर्ड काम कर दिया, लाला लाला, ओ तेरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ी सी हमारी सिस्टम हैंग कर रही, हाँ अच्छा ठीक है। तो पता नहीं क्या हम यहाँ पर बता रहे थे आपको, हाँ देखिए ये 2 हमारे पास जब हमने कहा दिया कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और 2 से हम कुछ भी माइनस कर ले, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 1 माइनस कर लिए, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया सर, 1 निकल कर आ गया। यानी कि 1 जो होगा वो इस पूरे सीक्वेंस से सबसे छोटा टर्म होगा, ठीक है। यानी कि पूरा सीक्वेंस इस 1 से तो बड़ा ही होगा, ये इस 1 से हमारे पास पूरा सीक्वेंस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भैया देखो, हम लोग अगर एन ग्रेटर देन इक्वल यल होता है, ठीक है, तो हम अगर यल में से कुछ माइनस कर ले तो ये पूरा एन जो होगा वो हमारे पास पूरा बड़ा होगा, ठीक है, फॉर ऑल एन। और इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी टर्म को हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमने कुछ इस प्रकार से प्रूव कर दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको पढ़िएगा ढंग से और लगाने का प्रयास कीजिएगा, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है ही ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि हर साल ये आपके पास पूछा गया प्रश्न है, 2001 2 2 4 और 2024 तक हमेशा ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि डिफाइन कह रहा है करने के लिए कॉसी सीक्वेंस, यानी कि कॉसी सीक्वेंस क्या होता है इसको डिफाइन करिए। दूसरी पार्ट आपसे कह रहा है प्रूव दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो 2 प्रश्न है, दोनों को आपको यहाँ पर डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉसी सीक्वेंस का डिफिनेशन लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कलर को, साइन को चेंज करते हैं और देखिए आपको कैसे लिखना है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉसी सीक्वेंस, CAUCHY, कॉसी
सीक्वेंस। ठीक है, कॉसी सीक्वेंस को हमने लिख लिया। अब इसकी डिफिनेशन को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो डिफिनेशन इसकी किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देते हैं ए सीक्वेंस एन इन, आप लोग आर लिख सकते हैं, इन आर लगाने का सेंस क्या होगा कि सीक्वेंस इन रियल नंबर। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इन रियल नंबर इज सेड टू बी कॉसी सीक्वेंस if corresponding to an arbitrary small positive integer, या फिर कहेंगे रियल नंबर एप्सला। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग यहाँ पर एप्सला लेंगे। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर p such that p greater than equal m, p जो होगा हमारे पास, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m, n जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, p। ये इम्प्लाई हमारे पास करना चाहिए, दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ am माइनस an का मॉड जो होगा वो लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन होगा। ठीक है, और इस केस में हमारे पास m, n जो होगा वो p से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होता है कॉसी सीक्वेंस का। यानी कि इसमें हमने क्या लिखा है, एक ए सीक्वेंस एन इन आर, यानी कि रियल नंबर हम लोग बता रहे, रियल सीक्वेंस है। ए सीक्वेंस इन आर इज सेड टू बी एन कॉसी सीक्वेंस इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर पी सच दैट m और n हमारे पास ग्रेटर देन p होना चाहिए और इम्प्लाई होना चाहिए am माइनस an हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉसी सीक्वेंस का डिफिनेशन था। कॉसी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम चलिए हमारे पास यहाँ पर जो पूछा है इसको देखते हैं। प्रूव दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसके कॉसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने के हम लोग यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग an एक सीक्वेंस ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट an बी अ कॉसी सीक्वेंस, sequence, लेट an बी ए कॉसी सीक्वेंस। तब हमारे पास क्या होना चाहिए, देन आवर एम इज टू show that Cauchy sequence is bounded, so that an is bounded। ठीक है, an हमने क्या ले लिया है, an हमने Cauchy सीक्वेंस ले लिया और हमारे पास m क्या है कि इस an को हम लोग क्या दिखा दें, बाउंडेड दिखा दें। तो बाय डिफिनेशन हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ था हमें ये दिखा दे अगर am माइनस an हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, यही हमें दिखा देगा तो हम कहेंगे क्या हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, ये हमारे पास कॉसी सीक्वेंस है। बाउंडेड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंडेड दिखाने के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में उस पूरे सीक्वेंस को लाई करा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हमने जब इसे कॉसी सीक्वेंस माना तो हमारे पास क्या होगा, लेट कॉसी सीक्वेंस लेट एप्सिलॉन इक्वल 1। एप्सिलॉन को अगर हम 1 ले लें, यानी कि कॉसी सीक्वेंस है, इसका मतलब हमारे पास इस कंडीशन को होल्ड करेगा। और हम लोग यहाँ पर इस एप्सिलॉन को 1 पुट कर लिए हैं, एप्सिलॉन को हमने क्या कर दिया है, लेट एप्सिलॉन इक्वल 1, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, आप ये बात नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, कैसे एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मॉडुलस ऑफ am माइनस an का मॉड जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन हमारे पास 1 हो जाएगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m आप कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसी को लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर -1 ग्रेटर देन लेस देन am माइनस
an लेस देन हमारे पास 1 हो रहा होगा। और इसी प्रकार से हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं कि इस an को हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ प्लस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा, अब देखिए इस an को हम लोग दोनों तरफ प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास टर्म निकल कर आएगा कुछ इस प्रकार से, am माइनस 1 लेस देन माइनस an, या फिर आप लोग यहाँ पर प्लस an कर दें और लेस देन हमारे पास निकल कर आ जाएगा am प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। ठीक है, इस टर्म को हमने यहाँ से क्या किया है कि am यहाँ पर एड निगेटिव यानी कि माइनस कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उस टर्म को यहाँ पर am को प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम लोग am को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बनकर चली आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं an सीक्वेंस को हमें क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। बाउंडेड दिखाने के लिए हमने एक चीज जाना हुआ है कि हमारे पास क्या होगा, इस सीक्वेंस में हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम लेट करके चलेंगे। हम लोग यहाँ जानते हैं कि an सीक्वेंस है वह इस टर्म से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम एक लेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले क्या, लेट करेंगे हमारे पास k इक्वल मिनिमम हमारे पास हो रहा होगा, किसका मिनिमम हो रहा होगा सर, तो a1 a2 a3 अप टू am-1 का मिनिमम। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर ये हमारे इसको हम लोग स्मॉल k ले सकते हैं, m नहीं ले सकते क्योंकि m हमारे पास यहाँ पर, हाँ आजा, ठीक है, यहाँ हमारे पास इसको ले सकते हैं आप लोग स्मॉल k, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल k इक्वल मिनिमम ऑफ दिस टर्म। और इसी प्रकार से कैपिटल के आप लोग लिख सकते हैं, वो क्या होगा सर, मैक्सिमम ऑफ किसका, तो a1 a2 a3 अप टू किसका, तो इस टर्म का यानी कि am प्लस 1 वाले टर्म का। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज हमारे पास कि इस इक्वेशन को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे, इस इक्वेशन को लिख पाएंगे कि क्या हमारे पास ये स्मॉल k हो गया वह लेस देन an लेस देन कैपिटल k से हो जा रहा है, और यहाँ से हमारे पास, और ये कैसे, फॉर ऑल n, ये सभी n के लिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, hence our sequence an is bounded। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास an सीक्वेंस होगा स्मॉल k से कैपिटल k के बीच में ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर और सीक्वेंस को बाउंडेड दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना था, एक ही चीज दिखाना था, कुछ और दिखाना था, प्रूव दैट एवरी कॉजी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, हमने यहाँ पर बाउंडेड दिखा दिया, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर दिखा दिया काफी स्मार्ट वर्क से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, डिफाइंड ए सीक्वेंस विद सुटेबल एग्जांपल, यानी कि सीक्वेंस की डिफिनेशन आपसे पूछ रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में लगभग पूछा ही जाता है, तो आपके पास भी ये शॉर्ट टाइप आंसर में देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस की डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, रेड से हेडिंग बना ले, ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे ब्लू से, ब्लू हम लोग यहाँ पर कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं ए सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म्स formed according to some definite rule। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस क्या होता है, सक्सेशन ऑफ नंबर, यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में हमारे पास एक नंबर होता है, और टर्म्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, जिसे हम लोग किसी डेफिनेट रूल से बताते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग nth टर्म के बारे में लिखते हैं, द nth टर्म ऑफ sequence is denoted by an, vn और tn, un से भी हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये सब बातें हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करना चाहें तो लिखेंगे फॉर एग्जांपल हम लोग किस प्रकार से देंगे कि हम लोग un ले लेते हैं
un, हम लोग un ले लेते हैं सर 2n+1, ठीक है। आप लोग यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते रहिए, 2 पुट करते रहिए, n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पहला टर्म 2+1 यानी कि 3 आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4+1 यानी कि 5 होगा। 3 पुट करेंगे तो 6+1 7 होगा। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 4 2 8+1 9 होगा। फिर 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 10+1 11 होगा, और इस प्रकार से सीक्वेंस हमारे पास बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि इवन सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिला। तो ये सुटेबल एग्जांपल हो गया और सीक्वेंस की डिफिनेशन बनकर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से पूछता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस हमने दे दिया है, विच इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस देना है जो कि बाउंडेड हो लेकिन वो कन्वर्जेंट ना हो। तो इसका कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। सबसे पहला आपके कॉमन एग्जाम्पल तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके पास एक एन सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से हो जाए -1⁴n, ठीक है। आप देखेंगे ये सीक्वेंस हमारे पास किस प्रकार से बनता है। तो पहला टर्म -1 बनेगा, +1 -1 +1 और -1 और +1 बनता हुआ ये आगे तक प्रोसीड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हम लोग इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका रेंज हमारे पास -1 से +1 ही बनकर आ रहा है, जहां पर हमारे पास ये टर्म हमारे पास क्या बन रहा है सर, लोअर बाउंड, और ये वाली टर्म सर हमारे पास क्या निकल कर आ रही है, अपर बाउंड, ठीक है। और लोअर और अपर बाउंड जब दोनों होता है तो हम कहते हैं क्या, हमारे पास ये सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड सीक्वेंस बनकर आ रहा है। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के केस में क्या होना चाहिए कि इसका लिमिट यानी कि -1⁴n, इसका लिमिट जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसका लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट होगा, लिमिट ही इसका हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। बाउंडेड तो हो गया, लेकिन आप लोग इसकी जब बात करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर -1⁴n जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन ये टर्म हमारे पास बाउंडेड था लेकिन कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमने इस चीज को दिखा दिया। अब इसको तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट, ये भी निकल कर आता है, डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्रूव दैट इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज यूनिक। तो इस टर्म को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, नहीं तो आप लोग इसे कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। कमेंट में हमें बताइएगा कि सर इसका हमने नहीं कर पाए, आप इसको करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमें पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय limit point of sequence so that a Cauchy sequence is not unique, so Cauchy sequence has a unique limit point और आल्सो प्रूव दैट दिस टर्म। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट ही आपके सीक्वेंस में कभी पूछा नहीं गया है, पता नहीं क्यों दे दिया है यहाँ पर। तो इस टर्म को तो आप बिल्कुल काट दीजिए कि सो दैट Cauchy सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट ऑफ लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये टर्म आई थिंक आपसे नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो आइए इसको डन करते हैं, और दूसरी बात हम इसको डन करते हैं। ये आपके पास लॉन्ग का सवाल है, लॉन्ग, ठीक है। ये आपके पास कौन सी सवाल है सर, लॉन्ग क्वेश्चन है क्यों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हम लोग किसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग इसे कलर कुछ करते हैं, थोड़ी सी चेंज, ब्लू कलर लिखते हैं। हाँ, अब लिखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिखेंगे सबसे पहले, लेट an be a sequence, let an be a sequence of real number, यानी कि रियल सीक्वेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंड अल्फा भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रियल, अल्फा हमारे पास एक रियल नंबर होना चाहिए, हमने यहाँ पर दिखा दिया। वी से अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट, हम अल्फा को लिमिट पॉइंट कहेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, यानी कि अल्फा को हम लोग लिमिट पॉइंट कहेंगे सीक्वेंस an का, जब हमारे पास इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन
contain infinite every neighborhood of alpha contain infinite terms of sequence, ठीक है, सीक्वेंस an, ठीक है। इसे आप लोग दैट इज हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज कि हमारे पास फॉर इवरी एप्सिला पॉजिटिव, फॉर इवरी एप्सिला नहीं, यहाँ पर डेल्टा लेकर चलेंगे, फॉर इवरी डेल्टा पॉजिटिव हमारे पास an सीक्वेंस होना चाहिए, वो बिलोंग कर जाना चाहिए किसमें, वह बिलोंग कर जाना चाहिए, an सीक्वेंस हमारे पास बिलोंग कर जाना चाहिए डेल्टा माइनस, हाँ, और अल्फा प्लस डेल्टा में, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप देखिए। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हम उसे कहते हैं, मान लेते हैं वी से अल्फा इज लिमिट पॉइंट, अल्फा को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब हमारे पास एन सीक्वेंस होगा उसके नेबरहुड में, यानी कि उसके अल्फा नेबरहुड में कंटेन होना चाहिए इस इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस एन, ठीक है। तो नेबरहुड हम किस प्रकार से बनाते हैं, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस एन कुछ इस प्रकार से -1 टू द पावर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, -1 टू द पावर एन हमारे पास सीक्वेंस है, यानी कि हम लोग इसे क्या कहेंगे सर, -1 +1 -1 और +1 और डॉट डॉट डॉट, ये चीजें हमारे पास आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इसे नंबर लाइन पे हम किस प्रकार से दिखाएंगे सर, नंबर लाइन हो गया सर, यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया और यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया, ये 1 हमारे पास -1 है, ये हमारे पास क्या है सर, तो ये हमारे पास माइनस का 1 है और ये हमारे पास प्लस का 1 है। तो हम लोग इस 1 को लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इसके नेबरहुड में, यानी कि नेबरहुड हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं और डेल्टा नेबरहुड लेना है, डेल्टा कोई भी वैल्यू आप लोग स्मॉलेस्ट चूज कर सकते हैं। तो इस 1 के नेबरहुड में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म an आना चाहिए, ठीक है, इस an इनफाइनाइट बार आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस पूरे सीक्वेंस में 1 और -1 है, तो सर -1 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म -1 आ रहा है, देख सकते हैं पहला -1 आ गया इसकी डेल्टा नेबरहुड में, दूसरा -1 यानी कि ये वाली टर्म -1 आ गया इस नेबरहुड में। तो इस प्रकार से -1 हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, और सिमिलर इसी प्रकार से हमारे पास +1 भी नेबरहुड होगा। इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस हमारे पास 1 के इर्द गिर्द आ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों टर्म हमारे पास क्या हो गए, लिमिट पॉइंट, ठीक है। दूसरा एक केस हम लोग कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, दूसरा केस हमने यहाँ पर मान लेते हैं, दूसरा केस हम लोग कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक सीक्वेंस हमने an ले लिया कुछ इस प्रकार से √1/n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। नंबर लाइन पर हम इसे किस प्रकार से दिखाएंगे, ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ पर हमारे पास कहीं टर्म आ रहा होगा सर 0, ठीक है, यहाँ पर हमारे टर्म मान लेते हैं 1, तो 1/2 हमारे पास कहीं इस प्रकार से आ रहा होगा 1/2, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर मान लिया सर 1/4, 1/3, 1/2, ठीक है, सॉरी 1/4, 1/5 होगा, ये होगा हमारे पास 6 होगा, और इसी प्रकार से कई सारे यहाँ पर वैल्यू निकल कर चले आएंगे, कई सारे वैल्यू निकल कर। हम कहेंगे 0 को लिमिट पॉइंट जब 0 के इर्द गिर्द, यानी कि 0 के नेबरहुड में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हमें मिल रहे होंगे, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या, 0 हमारे पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट होगा। इस प्रकार से हमने इसको लिमिट पॉइंट भी दिखा दिया। अब आइए हमें जो शो करना है, आल्सो प्रूव दैट, हमें ये वाली थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए कहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, पेज ऐड हो जा बाबू, हाँ, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर 1/n, और यहाँ पर क्या क्या गिवन था, यहाँ पर हमें गिवन था, हाँ, n + 1 n + 2 डॉट डॉट n + n और टू द पावर n। यहाँ पर था सर n + 1 n + 2 डॉट 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 n + n के पावर में 1/n और इक्वल टू 4/3, 4 के पावर में 1/n इक्वल टू
4/e, इसी टर्म को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि सर ये लिमिट का क्वेश्चन है और कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट आपसे क्या कहता था, तो बाय कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट हम क्या कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट हमसे कहता क्या था, कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट हमसे कहता था कि जब भी आपको लिमिट निकालना हो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an के पावर 1/n का, तो आप लोग इसका लिमिट निकाल दीजिए। किसका लिमिट सर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर हम लोग निकाल सकते हैं किसका, तो सर an+1/an का, और ये हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस टर्म का यानी कि an टू द पावर 1/n का लिमिट निकालना है, लेकिन हम लोग किसका निकाल सकते हैं, an+1/an। ठीक है, तो आइए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको हम लोग सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनाना होगा। 1/n तो आप लोग यहाँ पर देख लिए, 1/n देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड बाई 1n लिखा हुआ है। इस टर्म को हमें सबसे पहले अंदर ले जाना होगा। तो हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे सर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस 1/n को इस पावर के अंदर ले जाना है। तो हमारे पास क्या टर्म निकल कर आएगा, दिस टर्म विल बिकम, हमारे पास n+1 हो गया, ऊपर n+2 हो गया, और डॉट 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 यहाँ पर हमारे पास लिख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+n लिख लीजिए फिलहाल के केस में, और इन सबके डिवाइड के टर्म में हम लोग क्या ला देंगे सर, n टू द पावर n, और ऊपर हम लेके यहाँ पर क्या लगा दिए हैं सर, 1/n। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर 1/n लगा दिया। अब देखिए इस n को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पावर में n होना चाहिए, क्योंकि इसके पावर के अंदर ले जा रहा है ना। ठीक है, तो इस टर्म को आई थिंक अंदर ले जाने का आप लोग यहाँ पर कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब इस टर्म को बाहर निकालना होगा, तो हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, n टू द पावर n के पावर में 1/n, और तब हमारे पास बाहर निकलेगा, यानी कि 1/n हमारे पास बाहर निकलेगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट मिल गया होगा। यहाँ से आप an की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं कि ये पूरी टर्म हमारे पास क्या निकल कर आई है सर, ये पूरी टर्म हमें an निकल कर आई है। लेकिन इस an से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा ये चीज कि आपको हमारे पास यहाँ पर n टू द पावर n दिया है, n टू द पावर n हमारे पास दिया, और ये n+1 n+2 दिया हुआ। अगर हम इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास चीजें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी बढ़ जाएगी। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2, 3, कॉमन नहीं लगा रहा है, मल्टीप्लीकेशन 4, और डॉट 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 यहाँ पर करते हैं n, और n+1, यहाँ पर n+2, और फिर डॉट 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 यहाँ हमारे पास निकल कर आ गया सर 2n, n+n हमारे पास 2n निकल कर आ गया। अब चूंकि ऊपर हमने 1, 2, 3, 4, 5 और n तक मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें नीचे भी क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n तक की मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर हमारे पास n टू द पावर n हमारे पास यहाँ पर बचा ही है। ठीक है, और इसके पावर में हमारे पास 1/n है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ी सी सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे क्या कि ये चीजें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 n+1 n+2 और ये अप टू n है, यानी कि इसको फैक्टोरियल 2n आप लोग कर सकते हैं। यानी कि इसे लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर हमारे पास निकल करके आया फैक्टोरियल 2n, अपन नीचे आप देख सकते हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5 और n निकल कर आया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास फैक्टोरियल n है, और n टू द पावर n हमारे पास है, और नीचे हमारे पास ये हमारे पास 1/n बनकर आ गया। अब इस केस में आपके पास an देखने में मिल गया, सर an हमारे पास क्या आ सकता है, तो an हमारे पास फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल 2n अपॉन डिवाइड बाई फैक्टोरियल n और n टू द पावर n, ये हमारे पास निकल कर आया सर, ये हमारे पास an निकल कर आया है, ये हमारे पास क्या निकल कर आया है, ये हमारे पास an निकल कर आया है। अब इस an को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस an को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जब an आपके पास मिल गया, an हमारे पास क्या मिला था सर, an मिला था ऊपर हमारे पास 2n अपॉन नीचे हमारे पास मिला था फैक्टोरियल n टू द पावर n। ठीक है, हमने क्या निकालना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है कि ये टर्म हमें अगर निकालना है तो हम इस टर्म को निकाल लें। ठीक है, तो हमें निकालना है लिमिट n टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं, n+1 हमारे लिए होगा क्या सर, तो n की जगह n+1 पुट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n+1, और यहाँ पर हमारे पास टर्म आ जाएगा n+1 टू द पावर n+1। ठीक है, ये हमारे पास टर्म निकल कर आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसी टर्म को आप लोग इस 2 को मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हैं, यानी कि इस टर्म को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल
2n+2, ठीक है, फैक्टोरियल 2n+2, इसे लिख सकते हैं आप लोग फैक्टोरियल 2n+2 अपॉन में हमारे पास यहाँ पर चीजें आ जाएंगी फैक्टोरियल n+1 और फिर यहाँ पर n+1 टू द पावर n+1, ठीक है, यानी कि an+1 हमारे पास ये टर्म बनकर आ गया। हमें प्रूफ क्या करना होगा, तो सर हमें प्रूफ ये निकालना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an+1 अपॉन an हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, यही हमारे पास निकालना है हमें, इसी प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। तो ये टर्म हमें निकालना है, इक्वल होता है हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an टू द पावर 1 अपॉन n का बाई कॉसी सेकेंड थियरम ऑन लिमिट, बाई कॉसी सेकेंड थियरम ऑन लिमिट हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। आइए, तो हमें इस टर्म को निकालना है, तो इस टर्म को निकालने के लिए देखिए an+1 हमारे पास है, तो an+1 को हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। an+1 हमारे पास होगा क्या, तो सर हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, an+1 हमारे पास क्या निकल कर आया सर, तो फैक्टोरियल 2n+2 अपॉन हमारे पास नीचे है फैक्टोरियल n+1 और यहाँ पर हमारे पास है सर n+1 टू द पावर n+1, मल्टीप्लाई करेंगे an को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, n को उल्टा करके लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सर 2n अपॉन फैक्टोरियल n और n टू द पावर n। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, इस मिस्टेक को आप लोग एग्जामिनेशन में बिल्कुल ना करें। हमने क्या कर दिया है तेरी, हमने ये यहाँ पर देखिए उल्टा करके लिखना होता है ना जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नीचे वाले टर्म को यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा n और n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो कटने वाली टर्म होगा उसको आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ टर्म हमारे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये फैक्टोरियल n है और ये फैक्टोरियल n+1 है और ये हमारे पास फैक्टोरियल n है, यानी कि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से काट सकते हैं क्या, आप लोग सिंप्लीफिकेशन करके ही लिख लीजिए। फैक्टोरियल 2n+2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2n+2 और एक ब्रैकेट में और फिर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 2n+1 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग 2n या फिर इसे फैक्टोरियल 2n लिखिए और इसे लिख दीजिए आप फैक्टोरियल 2n, ठीक है। अरे एक एक घटते हुए चला आ रहा है तो इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन, अब ये इस टर्म को यानी कि इसे n से कटना होगा तो ये हो जाएगा n+1 और फिर यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल n बचेगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों का काम भी हमने यहाँ पर तमाम कर दिया है। और अब बचा है हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल n और n टू द पावर n और अपॉन में हमारे पास 2n है तो फैक्टोरियल 2n, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपने यहाँ से देखा। इस 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को कट कर दिया, इस 2n से इस 2n को हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब हमें एक चीज यहाँ पर कुछ और निकल सकते हैं क्या, n+1 है, आप लोग चाहें तो इससे भी कट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको ऐसे लिखिए, डेकोरेट करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा बात है, आप यहाँ पर आइए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बचा क्या, ये आपके पास बचा है सर 2n+2, ठीक है, ये टर्म हमारे पास बचा है। फिर यहाँ पर बचा है सर 2n+1, ठीक है, और क्या बचा है सर n टू द पावर n, हाँ, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या n+1, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा आपके पास, आई थिंक सिर्फ इतनी ही बातें बची हुई है। n टू दी n ये आपके पास बचना चाहिए ना, इसको आपने कहीं मेंशन किया ही नहीं है, यानी कि n+1 टू दी पावर n+1, कुछ इस प्रकार से हमारे पास चीजें हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, n+1 टू दी पावर n+1, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 2 बाहर निकाल देंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पर है सर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 2 हमने बाहर निकाल दी, यहाँ पर चीजें क्या बची सर n+1 अपॉन 2n+1 और n टू द पावर n अपॉन में हमारे पास चीजें बनकर आ जाएंगी n+1 और यहाँ पर बचेगा n+1 टू द पावर n+1, ठीक है। इस टर्म को इस टर्म से हमने कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि हमारे पास टर्म क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बचा सर हमारे पास 2, या फिर आप 2 को बाहर निकाल दें, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2n+1 n टू द पावर n और अपॉन में हमारे पास क्या बनेगा सर n+1 टू द पावर n+1, कुछ इस प्रकार से हमारे पास चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं।
अब सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, सेम पावर वाले को सेम पावर में रखने का प्रयास कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसे लिख सकते हैं आप लोग 2n+1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, n+1 एक जगह कर दीजिए और ये ऐसे लिख दीजिए n टू द पावर n अपॉन n+1 टू द पावर n। ठीक है, हमने क्या किया, n+1 के पावर को, इस 1 पावर को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर आपके पास सेम टर्म यहाँ पर बन रहा होगा। अब लिमिट दोनों पर ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n+1 अपॉन n+1 बनकर आएगा। फिर यहाँ पर भी आप लोग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ऑपरेट कर देंगे n टू द पावर n अपॉन, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि n अपॉन n+1 टू द पावर होल पावर में हम लोग यहाँ पर n लगा सकते हैं। ठीक है, होल पावर में हम लोग n लगा सकते हैं। अब यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2, ये टर्म आएगा सर 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अच्छा n सब में कॉमन ले लीजिए, यानी कि 2+1/n अपॉन हमारे पास क्या होगा सर 1+1/n। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास टर्म निकल कर आएगा। और ये हमारे पास क्या बन सकता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ से अगर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनकर आएगा सर 1/1+1/n, या फिर आपको इसी प्रकार से एलसीएम लिखकर भी लिख सकते हैं। ये टर्म हमारे पास बनकर आएगा n+1/n टू द पावर हमारे पास है n, या फिर इसे ही डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या इसे आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिए 1/n+1/n टू द पावर n। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर चीज़ों को कन्वर्ट करके लिख दिया। आप चाहे तो n यहाँ से कॉमन लेकर भी कर सकते थे, तो आपके पास चीजें सिमिलरली सेम बनकर आता, लेकिन हमने चलिए ऐसे कर दिया तो कर दिया। फिर ये हो गया 2, और इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचकर आएगा 2, क्योंकि ये टर्म हमारे पास हो गया सर 0, ये टर्म हमारे पास हो गया सर 0, यानी कि 2 केवल बचा हमारे पास। अब लिमिट आप लोग ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस वाले टर्म में ये हमारे पास क्या बनकर आएगा 1+1/n, यह होगा 1/1+1/n टू द पावर n, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या निकल कर आता है, इसकी लिमिट हमारे पास आइडेंटिटी ई निकल कर आती है, सॉरी ई हमारे पास निकल कर आती है, तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन ई। ठीक है, हमने यहाँ पर चीजों को यहाँ पर क्या कर दिया सर, ये हमारे पास प्रूफ कर दिया, ये हमारे पास हेंस प्रूफ, ये हमारे पास क्या हुआ सर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। हमने यहाँ पर चीजें क्या लाकर प्रूफ कर दी, लाकर डायरेक्टली प्रूफ कर दी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किससे हो रहा था सर, कॉची-सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से हो रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डन कर दिया। इस क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पार्टीशन आप लोग कर दीजिए, ये पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन हमने यहाँ पर कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से डन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट का ही क्वेश्चन हो सकता है, ये इन दोनों क्वेश्चन से इंटरचेंज हो गया हो। ये वाली क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग थी, यानी कि ये क्वेश्चन जो था आपके पास, एक सेकेंड में यहाँ पर एक पेज को एडिट कर देता हूँ ना, एक सेकेंड, ओ हाँ, मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये पेज एंड ये पेज। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन थी ये लॉन्ग की क्वेश्चन थी, ठीक है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट की थी, लेकिन क्वेश्चन इंटरचेंज हो गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो हम करते हैं स्टेट रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट शायद आपको याद होगा, इफ summation un, if summation un is a positive term series, such that limit n tending to infinite पर un+1 अपॉन un इक्वल ki। ठीक है, देन हमारे पास कंडीशन 2 होगा। दो कंडीशन कौन कौन सी होती थी कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ
के हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरी केस हमारे पास क्या थी, द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ के ग्रेटर देन हमारे पास 1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, टेस्ट हमारे पास फेल, टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है इफ टेस्ट फेल्स इफ के इक्वल 1, यानी कि के इक्वल 1 पर हमारे पास टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये रेशियो टेस्ट आपसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में लगभग हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। स्टेट एंड प्रूव कॉशी एंड रूट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक बात आप लोग देख लीजिएगा, प्रूफ वाला सेगमेंट आपसे नहीं पूछेगा, प्रूफ वाला सेगमेंट पूछना अब बंद कर दिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम प्रूफ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन बन गया आपके पास, प्रूफ नहीं पूछता है, आप ये गारंटी रखिए प्रूफ अब किसी टेस्ट का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, स्टेट आपके पास होगा स्टेट कॉशी एंड रूट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट हम लोग रेड कलर से दे रहे थे ना, हाँ, तो कॉशी एंड रूट का हम लोग स्टेटमेंट इस प्रकार से देते हैं क्या, इफ समेशन un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट की लिमिट हमारे पास सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर un हमारे पास की पावर में 1/n अगर हमारे पास इक्वल k आता है, देन तब हम कहते हैं हमारे पास जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा। इफ k हमारे पास लेस देन 1 हो गया, देन सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, और दूसरी केस हम लोग ये बताएंगे कि इफ के हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो गया, देन सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगा, ये कॉशी एन रूट हो गया, यानी कि un टू द पावर 1/n अगर हमारे पास k आता है और k की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया, ठीक है, तो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज होगा। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो सीरीज हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हम देखते हैं कि इसके सिमिलर कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों किया जाए या फिर कोई एक किया जाए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों सीरीज में से कोई एक आपके एग्जामिनेशन में देने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करते हैं, आपको कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका हमें क्या आंसर बताना पड़ेगा या फिर आप लोग कर लेंगे। तो आपका जितना कमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी कि ये सीरीज का आपको कन्वर्जेंस चेक करना है कि सर ये कन्वर्ज करेगा या फिर आपके पास ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, हमारे पास सीरीज क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3q प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, इस प्रकार से हमारे पास सीरीज है। तो इसको हमको क्या चेक करना है, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी आपको पावर और फैक्टोरियल मिला कर दिया होता है तो आप लोग लॉगरिथमिक टेस्ट को एक बार याद करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग किनारे इधर लिख लेते हैं। हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट होता है क्या है, तो उसको लिख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर n हमारे पास बाहर आता था, बाकी हम लोग यहाँ लिखते थे log un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको k मिलती थी, इसकी वैल्यू हमारे पास k होती थी, और हम लोग कहते थे कि कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज और यहाँ पर लिखते थे डाइवर्ज। कन्वर्ज कब करता था, जब हमारे पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी, और डाइवर्ज कब करता था, जब k की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन 1 होती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट था, तो लॉगरिथमिक टेस्ट से ही हम लोग काम करेंगे, ये लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो आइए हम लोग कलर चेंज करके इसे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, हम un अपॉन un प्लस वन निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉग जहाँ फैक्टोरियल और पावर वाला गेम होता है तो वहाँ हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट से ही इस क्वेश्चन को इजीली डन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास un आया क्या, un हमारे पास आएगा, देखिए un क्या आएगा हमारे पास, ये un आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 स्क्वायर है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास n होगा। n टू द पावर क्या होगा सर, n टू द पावर n होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास x होगा 1 2 3 4, यानी कि x टू दी पावर भी हमारे पास यहाँ पर n बनकर आएगा। अपॉन में हम बात करें तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा सर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास un प्लस वन क्या बनेगा, तो un प्लस वन हमारे पास बनेगा n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन और x n प्लस वन अपॉन में हमारे पास क्या निकल कर आएगा सर n प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास निकल कर आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें un अपॉन un प्लस वन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या un अपॉन un प्लस वन। ठीक है, un हमारे पास एज इट इज है n टू द पावर n अपॉन x n और अपॉन में हमारे पास है n फैक्टोरियल। ठीक है, un प्लस वन यानी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो n प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया अपॉन हमारे पास क्या बचा है n प्लस वन के पावर में n प्लस वन और x के पावर में n प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास टर्म बचा हुआ है। अब देखिए कुछ कट पिट हो रहा है क्या, बिल्कुल होगा कट पिट। यहाँ से हम लोग n टू द पावर n है ना, तो हम क्या करें, ये फैक्टोरियल n है, एक्स n, यहाँ से एक्स n कट सकता है ना, तो यहाँ सिंपली x बचेगा। अगर इस xn को काट दें हम इस xn प्लस वन से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली n बचेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, देखिए n के पावर में n हो गया। यहाँ पर हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन अपॉन इस फैक्टोरियल को हमने कट कर दिया। अच्छा नहीं कर समझेंगे अगर आप, तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया n टू द पावर n और यहाँ हमारे पास xn तो कटे कर दिए हैं, xn को लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बचेगा। अच्छा इसको फैक्टोरियल को तोड़ना है तो तोड़ कर लिख दीजिए आप लोग, ये क्या लिखेंगे हम लोग n प्लस वन और फिर से n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में हमने क्या लिखा, ये n फैक्टोरियल है, आजा भाई बिंदी आजा। हाँ, यहाँ पर हमारे पास है सर n फैक्टोरियल। इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं n प्लस वन अपॉन n। ठीक है, अब एक काम आप यहाँ पर देखिए, ये n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस वन टू द पावर n। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया। यहाँ पर x हमारे पास ये वाला टर्म बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास बना क्या n टू द पावर n अपॉन हमारे पास क्या बनकर आया, हमारे पास बनकर आया सर n प्लस वन टू द पावर n और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 बाई एक्स। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारे पास टर्म बनकर आ गया है। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लाकर लिख सकते हैं, यानी कि n टू द पावर n है अपॉन हमारे पास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, हमारे पास ये टर्म क्या बनकर आएगा, ये टर्म बनकर आएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वन बाई n टू द पावर n। हमने केवल n टू द पावर n को कॉमन ले लिया है और n टू द पावर n को कट कर दिया है, तो ये हमारे पास 1 अपॉन x बनकर कुछ इस प्रकार से हमारे पास टर्म बनकर आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, यानी कि un अपॉन un प्लस वन ला दिए, अब इसमें log और आगे के सारे टर्म को हम लोग यहाँ पर सबमिट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉग लगाने से पहले आप चाहें तो लिमिट ले लें, लिमिट लेंगे तो हमारे पास एक टर्म हो जाएगा कि इसको हम लोग आइडेंटिटी ई बना सकते हैं, सॉरी आइडेंटिटी नहीं ई। ठीक है, हमारे पास टर्म क्या निकल कर आया सर, un अपॉन un प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू दिस टर्म आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं और लिमिट लेने का प्रयास करते हैं, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस वन। ठीक है, यानी कि हमारे पास टर्म क्या निकल कर आया है 1 अपॉन 1 प्लस वन बाई n। यहाँ पर है क्या 1 प्लस वन बाई n के पावर में हमारे पास क्या था n और यहाँ पर 1 बाई x था। ठीक है, अब हम जब दोनों साइड में लिमिट लिए हुए हैं, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास टर्म क्या आ गया, लिमिट
लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे। आइए इसका आपको आइडेंटिटी पता है कि ये हमारे पास क्या होता है सर, तो ई निकल कर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x, यानी कि हमारे पास यहाँ टर्म आया 1 अपॉन ई टू द पावर x। क्या निकल कर आया है, तो ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। ये टर्म हमारे पास निकल कर आया। लेकिन अब रेशियो टेस्ट से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो एक प्रकार का हमारा रेशियो टेस्ट ही हो गया, हमें लॉगरिदमिक से करना है क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल और पावर वाला दोनों केस बन रहा है। लेकिन लॉगरिदमिक टेस्ट सॉरी हम लोग रेशियो टेस्ट से क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जो टर्म आया होता है, ये हमारे पास अगर ये टर्म है, ठीक है, तो इसको हम लोग लेस देन 1 से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि इफ हमारे पास अगर हमारे पास 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स जो है वह ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, या फिर आप इसे को कह सकते हैं कि x हमारे पास अगर लेस देन 1 अपॉन ई हो जाता है, इस टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इस प्रकार से, तब हम कहेंगे एक दिन हमारे पास जो सीरीज होगा, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और इफ अगर हमारे पास 1 अपॉन ई टू द पावर x जो होता है वो लेस देन 1 हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि x हमारे पास क्या हो जाता है, x हमारे पास कुछ इस प्रकार से टर्म बनकर आ जाता है, ठीक है। हाँ, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास इफ 1 अपॉन ई टू द पावर x 1 हो जाता है, देन टेस्ट फेल, देन 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स अगर हमारे पास 1 हो जाता है तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, और x को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन ई, ठीक है। देन टेस्ट फेल्स, तब हमारे पास रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम लोग लगाते हैं लॉगरिदमिक टेस्ट। लॉगरिदमिक टेस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हमने क्या क्या निकाल दिया था, हमारे पास क्या क्या हो गया था, हमारे पास देखिए un अपॉन un प्लस 1 हो गया, इसमें log n और n यानी कि ये टर्म हमें निकालना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं नाउ log un अपॉन un प्लस 1, यानी कि ये टर्म हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे log un हमारे पास क्या निकल कर आया है, un हमारे पास था क्या, तो un हमारे पास था कुछ इस प्रकार से, और ये प्रकार हमारे पास सॉल्व होकर, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से लाए हुए हैं, इसको लाए हुए हैं हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि un अपॉन un प्लस 1 को हमने कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके लाया हुआ है, यानी कि हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं log 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर n, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e, ठीक है। और इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, log के बेस में, log मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं log e माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने ये किया कैसे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया है ना, लेकिन बिना लिमिट लगाए जब आप यहाँ पर बात करेंगे और x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है 1 अपॉन ई, तो x की क्योंकि 1 अपॉन ई पे हमारे पास वैल्यू फेल हो रहा है, ठीक है, 1 पर हमारे पास वैल्यू फेल हो रहा है ना, तो x की जगह जब 1 बाई ई पुट करेंगे आप, तो हमारे पास यही टर्म यहाँ पर बनकर आएगा, ठीक है। लिमिट बिना लिमिट लगाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये वाली टर्म एग्जैक्टली है, यहाँ पर हम लॉग लगा रहे हैं, ठीक है, और x की जगह 1 बाई ई पुट कर रहे हैं, तब हमारे पास ये वाली टर्म मिल रही है, ठीक है। तो इस टर्म को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, log e की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1, log e की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस, अच्छा log इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, देखिए इस n को आप लोग चाहे तो उतार लें नीचे, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, सॉरी पावर नहीं रहेगा ना क्योंकि पावर को हमने उतार लिया। अब log 1 प्लस 1 बाई n यानी कि log x की फार्मूला से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि ये टर्म हमारे पास क्या निकल कर आ सकती है, हम लोग के पास log un अपॉन un प्लस 1 क्या निकल कर आ रहा है, तो ये हमारे पास था यहाँ पर 1 माइनस n। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को
हम लोग लॉग के एक्सपेंशन में तोड़ लेंगे, यानी कि हमारे पास लॉग सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज हमारे पास क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीज हमारे पास आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसके सीरीज एक्सपेंशन में हमने सिंपली तोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 माइनस, यानी कि इस n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 प्लस 1/2n प्लस इस n स्क्वायर से ये n कैंसिल आउट हो जा रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस नेगेटिव बनेगा ना, नेगेटिव बनेगा 1/n², ठीक है, 1/3n², ठीक है, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये टर्म तो हमारे पास कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बता हमारे पास 1/2n माइनस 1/3n² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट में हमने क्या कहला दिया है, लॉगरिथमिक टेस्ट में हम लोग log un/un+1 निकाल दिए। अब इसमें सिंपली n का मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लेना है, ठीक है, तो सिंपली n की मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट लेने का प्रयास करते हैं। n की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें मिला है जो वो है log un/un+1, ठीक है। हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें यहाँ पर n मल्टीप्लाई करना है log un/un+1, ठीक है, और इसमें आप लोग लिमिट ले लेंगे तो पूरा हमारा मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल, लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा, लॉग ये वाली टर्म हमें ये मिली है, इसमें n की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 माइनस 1/3n और प्लस कुछ इस प्रकार से टर्म मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग n इनफाइनाइट जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, n इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो सीधे 1/2 निकल कर चली जाएगी, और यह हमारे पास क्या होगा, सीधे 1/2 निकल, और यह 1/2 हमारे पास लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 के केस में हमारे पास टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर n log un/un+1, ठीक है। ये वाली जो टर्म होती है लेस देन 1 पर हमारे पास दिस इंप्लाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये इम्प्लाई करता है सीरीज हमारे पास क्या है सर, तो डाइवर्जेंट है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट पड़ा हो, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग किससे लेकर चले हैं, तो सबसे पहले हम लोग un/un+1 को लेकर चले हैं। फिर हमें यहाँ से रेशियो टेस्ट से पता चला है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीन वैल्यू इसके मिलेंगे। अगर ये जो पूरी टर्म है वो लेस देन 1 आ गई तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, ये पूरी टर्म अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है, ये पूरी टर्म अगर हमारे पास 1 की इक्वल आ गई तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास टेस्ट फेल हो जाता है। तो टेस्ट फेल होता है किस कंडीशन में, जब 1/ex हमारे पास 1 होता है, या फिर हम कहें तो x = 1/e होता है तब। तो इसी पॉइंट पर हमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना होगा, जहाँ टेस्ट फेल होता है उसी केस में हमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना होता है। तो हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के सीरीज में काम किया है और हमारे पास पता चल गया क्या कि सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनकर आया हुआ है, इसको हम फटाक से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से n निकालेंगे और यहाँ से n निकालेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा 1/n², या फिर आप कहें तो इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप 1/1 + 1/n, ठीक है, और इन सब के पावर में आप क्या लगा देंगे 1/n², या फिर सॉरी n², ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा सर n², ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल कर an। अब हम जब बात करेंगे an और फिर इसके पावर में हम लोग लगा देंगे 1/n और यहाँ पर लगा देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म क्या निकल कर आएगा, 1/n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली n बचकर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + 1/n टू दी पावर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास चीजें बनकर आई। अब हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an टू दी पावर 1/n जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 इस पर लिमिट लगाते ही हमारे पास ये टर्म e बनकर आ जाएगा। आप जानते हैं 1/e हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1 होता है। दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज बन रहा होगा, ठीक है। तो ये रूट टेस्ट से हमारे पास ये काफी इजीली प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13
आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। और नहीं होता है तो आप लोग इसे कमेंट में हमें बताएंगे कि सर आप इसे सॉल्व करा दो, तो मैं इसे कमेंट में करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंपैरिजन टेस्ट से करने वाला सवाल है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं एक बार क्या दिया है। हमारे पास सीरीज कुछ इस प्रकार से दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सीरीज है। इसका यूएनवा टर्म हम क्या लिखेंगे, यूएनवा टर्म हम लिखना होगा, तो हम लोग किस प्रकार से लिख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसका यूएनवा टर्म हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा, ये होगा अंडर रूट एन स्क्वायर एन टू द पावर 4 एन पावर 4 प्लस 1 माइनस, अच्छा माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट एन टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सिस्टम बन, यूएन हमारे पास यूएन बनकर है। इसे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एन प्लस एन अप टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस, इसे लिख सकते हैं एन टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 1/2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने इस टर्म को लिख दिया। अब यहाँ से एन स्क्वायर भी अगर बाहर निकालें आप, यानी कि यहाँ से देखिए, इससे अगर आप एन टू द पावर 4, ठीक है, स्क्वायर, यानी कि इस टर्म को आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, एन टू द पावर 4 आप बाहर निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा क्या, एन 1/2, एन स्क्वायर निकल कर आएगा, क्योंकि इसके पावर में हाफ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बचा है सर एन टू द पावर 4, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टर्म जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर 4, ठीक है, माइनस, यहाँ से हमने एन स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास टर्म क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एन टू द पावर 4 के पावर में हो जाएगा 1/2। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे कि एन टू द पावर 4 है, या एन टू द पावर 4 बाहर निकलेगा, एन टू द पावर 4 बाहर निकलेगा, लेकिन इस पे पावर 1/2 लग जाएगा, तो 4 टू द पावर 4 इंटू 1/2 हमारे पास एन स्क्वायर बचेगा। सेम थिंग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एन टू द पावर 4, इन सबके पावर पे हमारे पास लग जाएगा हाफ, ठीक है। इन सबके पावर पे हाफ लग जाएगा, सबके पावर पर नहीं लगेगा, कैसे, सबके पावर पे लग जाएगा, तो यहाँ पर हाफ होगा और फिर यहाँ पर भी आपके पास हाफ बनकर आ रहा होगा। अब इसका फार्मूला आई थिंक आपको पता होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का, ठीक है, जहां पर हमारे पास टर्म निकल कर आता है सर 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस हमारे पास होता है एन, प्लस हमारे पास होता है सर एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन हमारे पास होता है सर फैक्टोरियल 2, प्लस हमारे पास यहाँ पर होता है एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस वाला साइन रहता है तो अल्टरनेटिव हमारे प्लस माइनस होते जाता है, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर सीरीज बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहला टर्म बनकर आएगा सर, सबसे पहला टर्म क्या बनकर आएगा सर, तो पहला टर्म 1 बनेगा, दूसरा टर्म प्लस एन एक्स बाई, यानी कि एन हमारे पास क्या निकल कर आया है, एन ये 1/2 एक्स हमारे पास क्या निकल कर आएगा सर, एन एक्स, ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म, तो हम लोग इसे लिख रहे होंगे 1 अपॉन एन टू द पावर 4 और एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे पास ये टर्म बनेगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा सर हमारे पास 1/2 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा ये फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/n टू द पावर 6, ठीक है, और प्लस ये सब टर्म बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है, प्लस ये टर्म बनता हुआ चला जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास करली ब्रैकेट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टर्म बनेगा 1 माइनस 1/2 टू 1 अपॉन एन टू द पावर 6, और एन टू द पावर ये हो जाएगा 4, और फिर प्लस 1/2 माइनस 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पर n पावर 6, ठीक है, और ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीरीज क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर 1 है और ये हमारे पास -1 है, यानी कि ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये पूरा टर्म दो बार आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर 2, हमारे पास क्या बचा है 1/2 n⁴। फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म निगेटिव हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, यानी कि ये वाली पूरा टर्म हमारे पास कट जाएगी। इसका नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो होगा वो आ रहा होगा 1/16 n⁴, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज बढ़कर आ रहा होगा, इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज बनकर आ रहा होगा। इसे आप चाहे तो 2 को मल्टीप्लाई करके इन सबको काट सकते हैं, यानी कि ये टर्म हमारे पास क्या बनेगा, n स्क्वायर है और यहाँ नीचे n⁴ है, यानी कि यहाँ पर नीचे n स्क्वायर बचेगा और ये पहला टर्म 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यह बचेगा हमारे पास 1/n², ठीक है। 1 हमारे पास बनेगा n स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा n स्क्वायर और यहाँ पर n⁴ है, 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा और 2/16 हमारे पास 8 बचेगा, यानी कि 1/8 n⁻10 और प्लस ये सीरीज हमारे पास ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो हमने एक सीरीज बना लिया, हमने एक यूएन सीरीज बना ली। हमारे पास किस प्रकार से बनेगा, तो यूएन सीरीज हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा होगा, यानी कि ये पूरी जो टर्म थी उसको हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया। इसको एक पेज पर लेकर चलते हैं। पेज पर हम लिखे क्या हमारे पास आया था, हमारे पास आया था 1/n² प्लस 1/8 n⁻10, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का अब हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताना है, ठीक है। तो इस सीरीज में हमें कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग आगे के गेम बढ़ा रहे होंगे। यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर Vn लेते हैं, Vn 1/n², ठीक है। 1/n² हमारे पास क्या होगा, 1/n² हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर p की वैल्यू क्या गिवन है, 2 p की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है सर, p की वैल्यू 2 गिवन है, इसलिए हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। p की वैल्यू 2 गिवन है और 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर un/vn। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे क्या, कि जिस प्रकार से नेचर vn का है उसी प्रकार से नेचर हमारे पास un का होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये टर्म हमारे पास बनेगा 1/n² प्लस 1/8 n⁻10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास n² आया हुआ है, ठीक है। Vn वाला जो टर्म है, Vn हमारे पास क्या है, Vn हमारे पास 1/n² है, तो ऊपर जाकर n² हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हमने कुछ इस प्रकार से निकाल दिया। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से हमारे पास n² जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/8 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास टर्म बनकर आएगा, ठीक है। n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 1 हमारे पास क्या है सर, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट un and vn converges converges and diverges together, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्ज हमारे पास एक साथ करेगा, हेंस Vn इज कन्वर्जेंट, इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज un मस्ट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। un हमारे पास कन्वर्जेंट होना ही चाहिए, ठीक है। हेंस नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस टर्म को भी देखा।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है डिस्कस द सीरीज, आपके पास एक सीरीज है साइन 1/n, ठीक है। साइन 1/n को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो साइन n/n यानी कि हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास an कुछ इस प्रकार से दिया है साइन 1/n, ठीक है। हम लोग जानते क्या है कि साइन x का जो एक्सपेंशन होता है उसे हम लोग लिखते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ना होता है, 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस, इस प्रकार से हमारे पास चीजें आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन हमारे पास साइन 1/n क्या होगा, x की जगह हम लोग 1/n पुट कर देंगे, माइनस x की जगह जब 1/n पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या निकल कर आएगा, 1/n क्यू जब पुट करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर हो जाएगा n क्यूब फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस यहाँ क्या होगा, 1/5 फैक्टोरियल और n टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हम लोग चाहते तो यहाँ से 1/n को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे पास हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से कंपैरिजन टेस्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट Vn हम लोग ले लेते हैं 1/n, ठीक है। Vn हम लोग 1/n ले लेते हैं। Vn जब हम लोग 1/n ले लेते हैं तब हम लोग निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर un/Vn, ठीक है। un या फिर हम लोग यहाँ पर an लिए है ना, an बाई, इसको तब b आप ले लीजिए an/Bn, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an हमारे पास क्या निकल कर आया सर, ये हमारे पास है साइन 1/n, या फिर इसी को हम लोग सीरीज फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से लिखे हैं 1/n 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास टर्म है, और अपॉन bn, या फिर bn को उल्टा करके लिख सकते हैं, इनटू हमारे पास हो जाएगा n, ठीक है। इस n से हम लोग इस n को कैंसिल आउट कर दिए, और यहाँ पर देखिए n स्क्वायर वाले सारे टर्म को हम 0 पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाएगा सर 0, और ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना 1, ठीक है। यानी कि सिंपली हमारे पास यहाँ पर 1 बन रहा है, जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, नॉन जीरो। और बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट both an and bn converges and diverges together since bn is convergent, since bn is divergent, that is 1/n में हमारे पास p की वैल्यू है 1, जो कि p की वैल्यू है 1, और ये हो जाएगा डाइवर्ज। सिंस bn इज डाइवर्जेंट इम्प्लाई an इज डाइवर्जेंट, ठीक है। an भी इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या निकला सर, ये हमारे पास DIVERGENT डाइवर्जेंट सीक्वेंस निकला, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन 15 काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो अब हमारी स्लाइड यहाँ पर इंड हो जाती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या हमें और भी वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट के तो लगभग हमारे पास 15 क्वेश्चन थे, सभी यूनिट फर्स्ट के थे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन थे, जिसमें से हो सकता है आपके पास एग्जाम में देखने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और भी वीडियो बनाए, सारी यूनिट पर वीडियो बनाए, तो आपको यहाँ पर हमें भर भर के कमेंट COMMENT कमेंट करना होगा, ठीक है। कमेंट में अगर जितनी ज्यादा आपके पास कमेंट रहेगा उतना जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाए, इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ
के लिए क्लास आप लोग के पास उपलब्ध हो जाएगा अगर आप लोग के पास कमेंट आता है तो। ठीक है, ये 5 क्लासेस आपके लिए जल्द से ही उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए हमारी चैनल ब्रेनफुल स्टडी। ठीक है, ब्रेनफुल स्टडी। और इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? तो नोट्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तो उस ग्रुप के लिंक पर ज्वाइन हो जाइएगा। मतलब उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर टच करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पर हम लोग आपको यह पूरा पीपीटी हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।